हेलो फ्रेंड्स, एनपीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम एनटीपीसी का फिर से एक सेशन लेके आए हैं जो 7/4/2021 का प्री पेपर में पूछे गए प्रश्न है और ये सेट ओरिजिनल पेपर कराया जा रहा है और इसी तरीक़ा से कंटिन्यू सेशन आते रहेगा। अगर हम बात करते हैं इसका पीडीएफ का, तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाता है। अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, वहां से टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं इस चैनल पर एमटीएस का भी ओरिजिनल पेपर एनालिसिस कराया जा रहा है। अगर आप एमटीएस या एसएससी का सीएचएसएल हो या सीजीएल हो, अगर तैयारी करते हैं तो आप ओरिजिनल पेपर से हूबहू देख सकते हैं और एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलते हैं, आज सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन में पहला प्रश्न बोला है कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष की आयु के बाद असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों का रुपये की मासिक पेंशन कितना प्रदान किया जाता है? तो ये प्रदान किया जाता है 3000 रुपया प्रदान किया जाता है। अगर हम बात करते हैं प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का, तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में आपको 60 वर्ष की आयु के बाद वाले को 60 वर्ष आयु के बाद वाले को 3000 रुपया मासिक पेंशन दिया जाता है। 3000 रुपया मासिक पेंशन दिया जाता है। हम आपको बोले भी थे कि हर एक सेट में एनटीपीसी का जो भी पीटी में पेपर हुआ है उसमें 1 से 2 योजना पूछ लिया जाता है और अभी हम जितना भी एनालिसिस करवाएं उसमें 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसी तरीक़े से इस पर कुछ योजनाएं भी हम लिखवा देते हैं तो याद रखिएगा। जैसे नमामि गंगे हम लिखवाए थे कि नमामि गंगे योजना कब आया था, तो 10 जुलाई 2014 को आया था। 10 जुलाई 2014 को आया था नमामि गंगे। अगर हम बात करते हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना, तो प्रधानमंत्री जन धन योजना आया था 28 अगस्त 2014 को आया था प्रधानमंत्री जन धन योजना। उसी तरीक़ा से मेक इन इंडिया पूछ लेता है कि मेक इन इंडिया कब आया था, तो 25 सितंबर 2014 को 25 सितंबर 2014 को आया था मेक इन इंडिया। उसी तरीक़े से पूछेगा मिशन इंद्रधनुष अभियान कब आया था। मिशन इंद्रधनुष अभियान आया था 25 दिसंबर 2014 को आया था मिशन इंद्रधनुष योजना। फिर अटल पेंशन योजना आया था 9 मई 2015 को आया था अटल पेंशन योजना। और एक और बनता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का योजना आया था 22 जनवरी 2015 को। 22 जनवरी 2015 को आया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो हम 6 योजनाएं लिखे हैं। हम पहला लिखे हैं कि नमामि गंगे योजना, तो 10 जुलाई 2014 को आया था। फिर प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014 को आया था। फिर मेक इन इंडिया आया था 25 सितंबर 2014 को। फिर इसी तरीक़ा से मिशन इंद्रधनुष का बात करेंगे कि मिशन इंद्रधनुष योजना आया था 25 दिसंबर 2014 को। और साथ में अटल पेंशन योजना तो 9 मई 2015 को आया था। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का योजना आया था 22 जनवरी 2015 को आया था। तो इसी तरीक़ा से हम 5-5 कर के आपको योजनाएं याद करवा देंगे। अभी आज हम इसको रिपीट इसलिए किए हैं, अगले बार जब योजना से क्वेश्चन आएगा तो आपको अगले जो भी योजनाएं दिया गया है उससे आपको हूबहू करवाएंगे। तो ये 5 योजना याद रखिएगा, नमामि गंगे योजना, फिर प्रधानमंत्री जन धन योजना, मेक इन इंडिया योजना, फिर मिशन इंद्रधनुष अभियान योजना, फिर याद रखेगा अटल पेंशन योजना और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो 22 जनवरी 2015 को आया था। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है, बोला है कि छत्तीसगढ़ में स्थित हसदेव घाटी खदानों के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको बता देते हैं छत्तीसगढ़ में जो एक स्थित हसदेव घाटी है वो कोयला के लिए प्रसिद्ध है। कोयला के लिए हसदेव घाटी प्रसिद्ध है। तो पूछेगा कि छत्तीसगढ़ में स्थित हसदेव घाटी कोयला की खदानों के लिए प्रसिद्ध है। अगर हम बात करते हैं चांदी के, तो चांदी के लिए प्रसिद्ध है राजस्थान।
चांदी के लिए प्रसिद्ध राजस्थान। अगर हम बात करेंगे कि सिलिकॉन के लिए कहाँ कौन सा प्रसिद्ध है, तो सिलिकॉन का लिए कर्नाटका है, कर्नाटका, या बेंगलुरु को हम क्या कहते हैं, तो बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली भी कहते हैं। बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली भी कहते हैं। तो सिलिकॉन वैली किसको कहते हैं, तो बेंगलुरु को कहते हैं। चांदी के लिए कौन हो गया, तो राजस्थान हो गया। अगर यही बात पूछ देगा कि सोना के खान कहाँ है, तो सोना के खान भी कहाँ पड़ता है, कर्नाटका में। तो सोना के खान कर्नाटका में। सिलिकॉन वैली कौन सा है, तो बेंगलुरु है। कोयला के लिए हसदेव घाटी हो गया, और चांदी के लिए राजस्थान हो गया, चांदी के लिए राजस्थान हो गया। अगर हम छत्तीसगढ़ का बात करते हैं, तो छत्तीसगढ़ से आपको याद है कि जिसे हसदेव घाटी कोयला के लिए प्रसिद्ध हो गया। साथ में यहाँ राष्ट्रीय उद्यान होता है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है, तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में पड़ता है। फिर पूछ लेगा गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है, तो ये भी पड़ता है छत्तीसगढ़ में। फिर पूछेगा कांगेर घाटी कहाँ पड़ता है, कांगेर घाटी, तो कांगेर घाटी भी पड़ता है छत्तीसगढ़ में। तो आपको हम बताएं कि छत्तीसगढ़ में इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान इंद्रावती से जुड़ा हुआ है। साथ में कभी कभी एमपी का पूछ लेता है कि मध्य प्रदेश का, तो आपको पता है कि पन्ना के साथ साथ पेंच भी कहाँ से पड़ता है, तो मध्य प्रदेश। पन्ना हो गया, पेंच हो गया। कान्हा पूछ लेगा कि कान्हा कहाँ से जुड़ा हुआ है, तो कान्हा भी जुड़ा हुआ है मध्य प्रदेश से। फिर पेंच हो गया मध्य प्रदेश से। माधवा बांधवगढ़, माधवा हो गया, बांधवगढ़। फिर हो गया संजय राष्ट्रीय उद्यान हो गया। फिर ओंकारेश्वर हो गया। ये सब सारा जुड़ा हुआ है मध्य प्रदेश से। तो आपको हम बताएं कि पन्ना हो, पेंच हो, या कान्हा नेशनल पार्क, या माधव हो गया, या बांधवगढ़ हो गया, या संजय, सारा पड़ता है कहाँ, तो मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हसदेव घाटी कौन खानदाने किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न में बोला है कि किसने गांधी जी को नमक आंदोलन को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किए थे। बोला है कि बताइए कि किसने गांधी जी को नमक आंदोलन को केवल पुरुषों तक ही सीमित न रखने के लिए राजी किए थे। मतलब पुरुष तक सीमित नहीं रहेगा, इसमें महिला भी भाग लेगी। तो ऐसा बात बोला था कौन, तो कमला देवी चट्टोपाध्याय ने बोला था कि केवल पुरुष तक ही सीमित न रखने के लिए राजी किसने किया था, तो किया था कमला देवी चट्टोपाध्याय ने किया था। अगर हम नमक आंदोलन का बात करते हैं तो आपको हम बताते हैं कि जब 1930 का कहानी है, तो 1930 में गवर्नर बैठा हुआ था। 1930 में वाइसराय था इरविन। कौन था, तो इरविन बैठा हुआ था। और इरविन को महात्मा गांधी जी 11 सूत्री मांग किए थे, 11 सूत्री की मांग किए थे। और ये 11 सूत्री को इरविन ने ठुकरा दिया, मतलब कि ये राजी नहीं हुआ 11 सूत्री पर। इसलिए महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा शुरू की 12 मार्च 1930 को साबरमती से दांडी यात्रा शुरू किए। साबरमती से दांडी यात्रा शुरू किए और साथ में 78 लोगों के साथ चल पड़े थे। और यही इनका ही साथ, मतलब कि सरोजिनी नायडू भी जुड़े हुए थे, सरोजिनी नायडू भी आए थे, सरोजिनी नायडू भी जुड़े हुए थे। तो प्रश्न में पूछा जाएगा कि दांडी यात्रा के लिए कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था साबरमती आश्रम से। और दांडी के लिए लोग 78 अनुयायियों के साथ चल पड़े थे महात्मा गांधी, और इनको साथ सरोजिनी नायडू भी जुड़े हुए थे, सरोजिनी नायडू। अगर डिस्टेंस का बात करेगा तो पूछता है कि 240 माइल चले गए थे। 240 माइल चल के 24 दिन में पहुँचे दांडी 24 दिन में पहुँचे। और दांडी पहुँचकर वहाँ आसवन विधि के द्वारा नमक बनाए थे। दांडी पहुंचकर वहां आसवन विधि के द्वारा नमक बनाए थे। तो दांडी पहुंचे थे कब, तो दांडी पहुंचे थे 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे। 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे। एक बार फिर से समझिएगा, जब इरविन को 11 सूत्री का
11 सूत्री जब दिया गया कि 11 सूत्री का मांग किया गया तो इरविन ने ठुकरा दिया। इसीलिए महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा शुरू कर दिए और दांडी यात्रा शुरू किए थे 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा शुरू किए, 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से। और कितने अनुयायी चल रहे थे तो 78 अनुयायी के साथ शुरू किए और साथ में सरोजिनी नायडू भी थे। और ये कितना दूरी तय किए थे तो 240 माइल दूरी तय किए थे। और इस समय कितना लगा था तो 24 दिन का समय लगा था। और ये दांडी पहुँचे कब तो 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुँचकर नमक आसवन विधि द्वारा नमक बनाए। तो दांडी पहुँचे कब तो 6 अप्रैल 1930 को और यहाँ अपना नमक कानून तोड़कर और यहीं से स्टार्ट हो जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो आपसे प्रश्न में पूछा जाएगा कि बताइए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब से स्टार्ट हुआ तो 6 अप्रैल 1930 को यहाँ से सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन यहाँ से स्टार्ट हुआ जब नमक बन के तैयार हो गया था, जो नमक कानून तोड़ा था तो 6 अप्रैल 1930 को टूटा और इसी दिन से सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो गया। तो इसका आंसर होगा, आंसर में कमला देवी चट्टोपाध्याय नहीं बोली थी कि किसने गांधी जी को नमक आंदोलन के केवल पुरुषों तक ही सीमित न रखने के लिए राजी किया था, तो कमला देवी चट्टोपाध्याय ने किया था। कमला देवी चट्टोपाध्याय। अगर एक बार याद रखने के लिए हम बता देते हैं आपको कि दांडी यात्रा शुरू कब हुआ था तो 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ। कहाँ से तो साबरमती आश्रम से याद रखेगा। कितने अनुयायियों के साथ शुरू किए थे तो 78। कितना दूरी तय किए थे तो 240 माइल दूरी किए थे। 240 माइल होता है 385 किलोमीटर, लमसम 385 किलोमीटर। कितने दिन में सफ़र किए थे तो 24 डे में सफ़र किए थे। अगर पूछेगा कि कब पहुँचे थे तो 6 अप्रैल 1930 को पहुँच गए थे और वहाँ दांडी में आसवन विधि द्वारा नमक बनाए थे, आसवन विधि द्वारा। और 6 अप्रैल से स्टार्ट हो गया सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन यहीं से स्टार्ट होता है 6 अप्रैल 1930 से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कमला देवी चट्टोपाध्याय ने बोले थे कि केवल पुरुषों तक ही सीमित न रखने के लिए राजी किए थे। अगले प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में बोला है कि इसरो ने फरवरी 2021 में हिंद महासागर, समझिएगा एक करंट पूछा गया था 2021 में कि हम इसको करंट पढ़ाने के लिए नहीं लाए, यहाँ थोड़ा इसरो और DRDO के बारे में बताने के लिए लाए हैं। इसरो और DRDO के बारे में, तो इसरो और DRDO के बारे में समझिएगा। इसरो और DRDO, अगर इसरो का बात करेगा तो इसरो का स्थापना हुआ था 15 अगस्त 1969 में इसरो का स्थापना हुआ था। हेडक्वार्टर का अगर बात करेगा कि हेडक्वार्टर इसका कहाँ है तो हेडक्वार्टर हो जाता है बेंगलुरु इसका हेडक्वार्टर हो गया। अगर बात करेगा कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे, प्रथम अध्यक्ष का अगर बात करेगा तो प्रथम अध्यक्ष तो होमी जहांगीर भाभा थे प्रथम अध्यक्ष। और अगर वर्तमान में एस सोमनाथ थे। तो 15 इसरो का गठन हुआ 15 अगस्त 1969 को। हेडक्वार्टर है बेंगलुरु। और फर्स्ट अगर पूछेगा कि बताइए कि फर्स्ट अध्यक्ष कौन थे इसरो का तो होमी जहांगीर भाभा थे। और वर्तमान में कौन है, वर्तमान में अगर पूछेगा तो वर्तमान में एस सोमनाथ हैं। अगर DRDO का बात करेगा तो DRDO का गठन हुआ था 1958 को गठन हुआ था। 1958 को। अगर इसका हेडक्वार्टर का अगर बात करेगा कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है तो इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में, न्यू दिल्ली में इनका हेडक्वार्टर हो गया। अगर बात करिएगा कि इनके अध्यक्ष कौन है तो अध्यक्ष डॉक्टर समीर कामत हैं, डॉक्टर समीत कामत है। तो DRDO का गठन कब हुआ था तो 1958 में हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ है तो न्यू दिल्ली में है। इसका अध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन है तो डॉक्टर समीर
कामत है, डॉक्टर समीर कामत है। अगर इसरो का पूछेगा तो गठन हुआ था 15 अगस्त 1969 को, हेडक्वार्टर हो गया बेंगलुरु। पूछेगा फर्स्ट अध्यक्ष कौन थे, होमी जहांगीर भाभा। और ये बताइए कि वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो एच सोमनाथ हैं। थोड़ा राइटिंग समझ में नहीं आता होगा दोस्तों, कि जो बोलते होंगे ना वो लिख लीजिएगा, क्या कि इसमें थोड़ा लिखने में समस्या होता है, आगे हम सुधार कर लेंगे। जो भी बोलेंगे वो समस्या वो पॉइंट को लिखते जाइएगा, और साथ में जितना बनेगा उतना हम लिख देंगे। तो इसका राइट आंसर होगा, राइट में तो आंसर तो ये तो करंट का है कि सिंधु नेत्र, लेकिन हमको इस क्वेश्चन का लाने का मेन पर्पस था कि इसरो के बारे में बताना और डीआरडीओ के बारे में बताना। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है कि सहायक संधि प्रणाली को स्वीकार करने वाला भारतीय मूल का पहला शासक कौन था। सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला भारतीय मुल्क का पहला शासक कौन था, तो था हैदराबाद के निजाम था। हैदराबाद का निजाम था सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला भारतीय मुल्क का पहला शासक हैदराबाद के निजाम था। हैदराबाद के निजाम था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि बताइए वैश्विक मौसम पूर्वानुमान में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है। वैश्विक मौसम पूर्वानुमान में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है, तो किया जाता है सुपर कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। वैश्विक मौसम पूर्वानुमान में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है, तो सुपर कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में पूछा है कि यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे जो अफ्रीकी महाद्वीप से संबंधित थे। यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे जो अफ्रीकी महाद्वीप से संबंधित थे, तो थे बुतरस घाली जो थे वो अफ्रीकी महाद्वीप से संबंधित थे। अफ्रीकी महाद्वीप से संबंधित थे बुतरस घाली। अगर यहाँ यूएन का बात करिएगा तो यूएन के बारे में आपको हम बताते हैं कि अगर इसका गठन पूछेगा तो गठन हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को इनका गठन हुआ था। 24 अक्टूबर 1945 को गठन हुआ था। अगर हम बात करते हैं कि इनका अस्थाई मेंबर कितना है, तो अस्थाई मेंबर का अगर बात करिएगा तो अस्थाई मेंबर है 5, जिसमें पहला यूके, यूएस, रसिया, फिर चाइना के बाद है फ्रांस। तो ये हो गया अस्थाई अध्यक्ष, जिसको पास वीटो पावर होता है। अगर पूछेगा कि अस्थाई सदस्य कितने हैं, तो अस्थाई सदस्य का अगर बात करेगा तो 10 होते हैं, जिनके कार्यकाल मात्र 2 साल होते हैं। कार्यकाल कितने होते हैं, तो 2 साल होते हैं। अगर भाषा की बात करेगा कि इसमें भाषा कितने हैं, तो भाषा आपको 6 देखने को मिलेगा। पूछेगा कि बताइए यूएन में अंग कितने हैं, तो अंग भी आपको 6 देखने को मिलेगा। फिर बताइए पूछेगा कि बताइए इसमें सदस्यों की संख्या कितने हैं, तो सदस्यों की संख्या 193 सदस्य हैं। तो हम बताएं कि 24 अक्टूबर 1945 को गठन हुआ था। अस्थाई अध्यक्ष 5 है, यूके हो गया, यूएस हो गया, रसिया हो गया, चाइना हो गया और फ्रांस हो गया। अगर अस्थाई सदस्य पूछेगा तो 10 है, जिसका कार्यकाल 2 साल होता है। भाषा पूछेगा कि भाषा कितने, तो 6 भाषा। अंग पूछेगा तो 6। और अगर पूछेगा कि यूएनए का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो यूएनए का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। न्यूयॉर्क में इनका हेडक्वार्टर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बुतरस घाली थे जो अफ्रीकी महाद्वीप से संबंधित थे। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि चुंबकीय फ्लक्स किसका इकाई है। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है, तो चुंबकीय फ्लक्स की इकाई होता है वेबर। आपको हम बता देते हैं कि फ्लक्स होता क्या है, तो मानते हैं कि ये नॉर्थ पोल हुआ और ये साउथ पोल हुआ, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। तो एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यहाँ से निकलेगा चुंबकीय बल रेखाएं, जो निकलेगा वो चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ जाएगा, नॉर्थ से साउथ पोल की इसी तरीक़ा से जाएगा और नॉर्थ से साउथ पोल जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं कि नॉर्थ से साउथ, ये जो समूह होता है, जो चुंबकीय बल रेखाएं के समूह को ही हम कहते हैं फ्लक्स। चुंबकीय बल रेखाएं के समूह को क्या कहते हैं, तो फ्लक्स कहते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि फ्लक्स क्या है, तो चुंबकीय बल रेखाओं के समूह को हम फ्लक्स कहते हैं। और चुंबकीय फ्लक्स का इकाई अगर यूनिट पूछेगा तो वो यूनिट होता है उसका वेबर यूनिट होता है। इसी में अगर हम बात करिएगा
तो फैराडे ने दो नियम दिया था। एक दिया था विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के सिद्धांत, विद्युत चुंबकीय प्रेरणा का सिद्धांत दिया था, प्रेरणा का सिद्धांत। और एक दिया था रासायनिक प्रभाव, केमिकल इफेक्ट होता है, रासायनिक प्रभाव। रासायनिक प्रभाव कौन दिया था? तो रासायनिक प्रभाव फैराडे ने दिया था। और विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के सिद्धांत भी फैराडे ने दिया था। और फैराडे ने ही बताया था कि फ्लक्स कटेगा तो ईएमएफ जनरेट होगा, फ्लक्स कटेगा तो ईएमएफ या धारा जनरेट होगा। हम थोड़ा सा बता देते हैं आपको फ्लक्स के बारे में फिर से। जैसे मानते हैं कि ये नॉर्थ पोल हुआ, अगर ये साउथ पोल हुआ तो यहाँ से तो चुंबकीय बल रेखाएं निकलेगा, चुंबकीय बल रेखाएं निकलेगा। और इसी के समूह को हम क्या बोले थे? फ्लक्स बोले थे। लेकिन यही में एक चालक को अगर हम घुरा देते हैं, इसी में एक चालक को हम अगर घुरा देते हैं तो घुरावेंगे तो फ्लक्स तो कटेगा, और फ्लक्स कटेगा तो ईएमएफ या धारा जनरेट होता है, ईएमएफ या धारा जनरेट होता है। और इसी के नियम पर जनरेटर काम करता है। जनरेटर पूछेगा कि बताइए किस पर काम करता है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के सिद्धांत पर ही जनरेटर काम करता है। तो फैराडे ने दो लॉ दिया था, एक विद्युत चुंबकीय प्रेरणा का सिद्धांत दिया था और एक रासायनिक प्रभाव का सिद्धांत दिया था। अगर पास्कल का बात करिएगा तो जितना भी उठने वाला होता है, जैसे हाइड्रोलिक जो ब्रेक होता है, हाइड्रोलिक जो उठता है वो हो गया किसका? पास्कल के सिद्धांत पर काम करता है। उसी तरीके से द्रव चालित लिफ्ट भी काम करता है तो पास्कल के सिद्धांत पर काम करता है, पास्कल के सिद्धांत पर काम करता है। लेकिन यहाँ से दो यूनिट आपको अच्छा से पूछ लेता है जो बहुत कंफ्यूज पैदा करता है। प्रदीप्ति का पूछेगा कि प्रदीप्ति का यूनिट बताइए, प्रदीप्ति का यूनिट बताइए, प्रदीप्ति का यूनिट बताइए। तो प्रदीप्ति का पूछेगा तो लक्स मारिएगा, प्रदीप्ति का पूछेगा तो लक्स मारिएगा। और फिर पूछ लेता है कि बताइए प्रदीप्ति पुंज का तो प्रदीप्ति पुंज का होता है ल्यूमेन, प्रदीप्ति पुंज का होता है ल्यूमेन। तो ये दोनों कंफ्यूज करता है, जब पेपर में आ जाता है दोनों ऑप्शन में चले आता है ना, तो ए मारिएगा कि बी मारिएगा, ये कंफ्यूज हो जाएगा। तो याद रखिएगा प्रदीप्ति है छोटा है तो छोटा होगा लक्स, और प्रदीप्ति पुंज बड़ा है तो बड़ा होगा ल्यूमेन। तो बड़ा के बड़ा याद रखिएगा और छोटा का छोटा याद रखिएगा। तो प्रदीप्ति का हो गया लक्स और प्रदीप्ति पुंज का हो गया ल्यूमेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या चीज? कि चुंबकीय फ्लक्स का इकाई क्या होता है? तो वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई वेबर होता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि बताइए कि विकासशील देशों में ग्रामीण गरीबों को कम करने के लिए, विकासशील देशों में ग्रामीण गरीबी को कम करने के लिए वर्ष इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का गठन किया गया था। एक इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की स्थापना कब किया गया था? तो स्थापना किया गया था 1977 में, 1977 में स्थापना किया गया था। अगर हम बात करते हैं यहीं कुछ संगठन का, तो आपको पता है कि WHO का जो गठन हुआ था, तो गठन हुआ था 7 अप्रैल 1948 को, 7 अप्रैल 1948 को गठन हुआ था। उसी तरीक़ा से फिर हम बात करते हैं ILO का गठन हुआ था। तो ILO का हुआ था 1919 में गठन हुआ था। और अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड बैंक या IMF के गठन का, तो ये हुआ था 1944 में गठन हुआ था और काम करना स्टार्ट किया था 1945 में। और बात करेंगे WHO और ILO का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो जिनेवा। WHO और ILO का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो जिनेवा है। और वर्ल्ड बैंक और IMF का हेडक्वार्टर पूछेगा तो वाशिंगटन DC है, वाशिंगटन DC हो गया वर्ल्ड बैंक और IMF का। अगर इसी में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी पूछ लेता है, वर्ल्ड ट्रेड WTO, इसका गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 1 जनवरी, इसका छोटा डेट भी याद रखेगा, पूछ लेता है 1 जनवरी 1995 को गठन हुआ था। और इसका भी हेडक्वार्टर है जिनेवा, इसका भी जिनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है। साथ में यूनेस्को का भी याद रखिएगा, यूनेस्को का भी पूछ लेता है। यूनेस्को का जो गठन हुआ था वो हुआ था 4 नवंबर 1945 को, 4 नवंबर 1945 को हुआ था। और इसका अगर हेडक्वार्टर का बात करेगा कि हेडक्वार्टर कहाँ है, तो पेरिस फ्रांस में है, पेरिस फ्रांस में है, पेरिस फ्रांस में है।
पेरिस फ्रांस में है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ हो गया? पेरिस फ्रांस में हो गया। हम बोले WTO का गठन कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1995 को हुआ था। फिर पूछेगा यूनेस्को का गठन कब हुआ था? तो 4 नवंबर 1945 को हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो पेरिस फ्रांस में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि IFAD का गठन कब हुआ था? तो 1977 में हुआ था। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है, अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस दौरान हुई थी? भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस दौरान हुई थी? तो स्वदेशी आंदोलन जो हुआ था बंग भंग विरोधी आंदोलन के दौरान हुआ था। बंग भंग आंदोलन जो हुआ था उस समय हुआ था। अगर हम बात करेंगे कि बंग भंग विरोधी आंदोलन हुआ कब, तो ये सब हुआ था 1905 में। 1905 में हुआ था। ये हुआ था बंगाल विभाजन, जब लॉर्ड कर्जन ने ऐलान किया था तो बंग भंग आंदोलन चलाया गया था। अगर हम इसका बात करते हैं तो आपको पता है कि बंगाल विभाजन जो हुआ 1905 में लॉर्ड कर्जन ने किया था। लेकिन यहाँ से प्रश्न आपको बंगाल विभाजन से कम होके सीधे आपसे पूछेगा कि बताइए कि कर्जन ने बंगाल विभाजन का ऐलान कब किया था? 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। किया कौन? तो कर्जन किया था। कर्जन ने किया था। लेकिन यहाँ से प्रश्न पूछेगा कि बताइए कि कर्जन ने ऐलान कब किया था? बंगाल विभाजन का ऐलान कब किया? तो ऐलान किया था 19 जुलाई 1905 को। 19 जुलाई 1905 को ऐलान किया। और प्रभाव में कब आ गया, मतलब पारित कब हुआ? तो अगर पारित पूछेगा तो पारित हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। 16 अक्टूबर 1905 को समझिएगा। बंगाल विभाजन किया कौन? तो लॉर्ड कर्जन ने। ये बताइए ऐलान कब किया? तो 19 जुलाई 1905 को किया। पारित कब हुआ? तो 16 अक्टूबर 1905 को। जब ये पारित हो गया और इसी के चलते जब पारित हो गया बंगाल विभाजन, तो इसी में बंग भंग आंदोलन चलाया गया था। और बंग भंग आंदोलन चलाने में कौन कौन थे? तो WC बनर्जी। बंग भंग आंदोलन चलाने में काम कौन के चलाए थे? कौन कौन? तो WC बनर्जी चलाए थे। WC बनर्जी और रविंद्रनाथ टैगोर ने चलाए थे। तो बंग भंग आंदोलन कौन चलाए थे? तो WC बनर्जी और रविंद्रनाथ टैगोर ने चलाए थे। आपसे प्रश्न में पूछेगा कि बंगाल विभाजन का ऐलान कब हुआ? तो 19 जुलाई 1905 को हुआ। पारित कब हुआ? तो 16 अक्टूबर 1905 को हुआ। और बताइए कि बंगाल विभाजन में कौन सा चला था? तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुआ था। और स्वदेशी आंदोलन पर ही बंग भंग विरोधी आंदोलन के दौरान, और बंग भंग आंदोलन चलाया था कौन? तो बंग भंग आंदोलन चलाया था WC बनर्जी और रविंद्रनाथ टैगोर। ये इतना ही यहाँ से प्रश्न बनता है। लेकिन पूछेगा कि बताइए बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ? तो बंगाल विभाजन रद्द हुआ था 1911 में। 1911 में। और उस समय गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग था। लॉर्ड हार्डिंग के समय तो लॉर्ड हार्डिंग के समय बंगाल विभाजन रद्द हुआ। लॉर्ड हार्डिंग के समय बंगाल विभाजन रद्द हुआ। इसी प्रश्न में देखिएगा, इसी प्रश्न में पूछेगा कि गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह। तो गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में। और चंपारण सत्याग्रह के लिए बुलाए थे कौन गांधी जी को? तो बुलाए थे राजकुमार शुक्ला बुलाए थे। और गांधी जी के साथ कौन कौन आए थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आए थे, अनुग्रह नारायण आए थे, और साथ में JB कृपलानी आए थे। तो यहाँ से प्रश्न हो गया। रॉलेट एक्ट का देख लीजिएगा। तो रॉलेट एक्ट आया था 19 मार्च 1919 को आया था। 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट आया था। और रॉलेट एक्ट में केसर ए हिंद की उपाधि जो दिया गया था अंग्रेज के द्वारा महात्मा गांधी, वो त्याग दिए थे, वापस लौटा दिए थे। तो केसर ए हिंद की उपाधि वापस कौन किए थे? तो किए थे महात्मा गांधी। केसर की उपाधि वापस कौन किए थे? तो महात्मा गांधी। और रॉलेट एक्ट आया था कब? तो 19 मार्च 1919 को। 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट आया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किसके दौरान हुआ था? तो बंगाल विरोधी आंदोलन के दौरान हुआ था। अगले प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है कि कौन सा
ओलिगोपोलिस्टस के बीच अनुबंध को सर्वोत्तम उदाहरण है। बोला है कि कौन सा संगठन ओलिगोपोलिस्टस के बीच के अनुबंध का सर्वोत्तम उदाहरण है, तो वह है ओपेक। कौन है? तो ओपेक है। अगर ओपेक के बारे में पूछेगा तो ओपेक का स्थापना हुआ था 1960 में। 1960 में इसका स्थापना हुआ था। अगर बात करिएगा कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर पड़ता है ऑस्ट्रिया में। इसका हेडक्वार्टर जो है ऑस्ट्रिया वियना में है। ऑस्ट्रिया वियना में इसका हेडक्वार्टर हो गया। ओपेक का स्थापना हुआ 1960 में। हेडक्वार्टर जो हुआ, हेडक्वार्टर कहाँ हुआ, तो ऑस्ट्रिया के वियना में इसका हेडक्वार्टर हुआ। अगर हम बात करते हैं इसी में, तो इसी में देखिएगा कि WHO को तो आपको हम बताए थे कि 7 अप्रैल 1948 को गठन हुआ था, और इसका जो हेडक्वार्टर था वो कहाँ था, तो जिनेवा में। अगर यूनेस्को का बात करिएगा तो यूनेस्को को हम बताए थे 4 नवंबर 1945 को गठन हुआ था। इसका हेडक्वार्टर का बात करिएगा तो पेरिस फ्रांस में। पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। अगर बात करती है यूएनओ का, तो इसका हो गया न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर हो गया। न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर हो गया। इसका गठन का बात करिएगा तो 24 अक्टूबर 1945 को क्या हुआ, तो इसका हेडक्वार्टर हुआ। कुछ राइटिंग नहीं दिखता होगा दोस्तों, लिख लीजिएगा जो बोलेंगे, ठीक है। सिस्टम को सुधारने के कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। इससे बेस्ट ही आपको अगला सेशन देखने को मिलेगा। और जो पॉइंट बोलेंगे, जो फैक्ट बोलेंगे वो लिखते जाइएगा। आने वाले दिन में सुधर जाएगा। जो भी पॉइंट लिखाएगा हूबहू सही लिखाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला है कि किस पौधे में पादप काय के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जल एवं अन्य पदार्थों का संवहन हेतु विशिष्ट ऊतक मौजूद होते हैं। बोला है कि किस पौधे में पादप काय के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जल एवं अन्य पदार्थों के संवहन हेतु विशिष्ट ऊतक मौजूद होते हैं, तो होते हैं मार्सिलिया। किसमें? तो मार्सिलिया में होते हैं। बोला है कि किस पौधे में पादप काय के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जल एवं अन्य पदार्थ के संवहन के लिए विशिष्ट ऊतक मौजूद होते हैं, तो होते हैं मार्सिलिया में होता है। कहाँ? तो मार्सिलिया में होता है। यहाँ से प्रश्न पूछेगा कि बताइए, एक वैकुल्स के बारे में पूछता है, रसधानी के बारे में। रसधानी, यहाँ से एक प्रश्न याद रखिएगा। रसधानी, तो रसधानी है जो जंतु और पादप दोनों में पाया जाता है, लेकिन जंतु के तुलना में पादप में बड़ा होता है। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि बताइए वैकुल्स किसका बड़ा होता है, जंतु का बड़ा होता है कि पादप का? तो मानिएगा कि पादप का बड़ा होता है। काहे कि पानी की जरूरत सबसे ज़्यादा पादप को ही जरूरत पड़ता है, तो मानिएगा पादप का बड़ा होता है। लेकिन वैकुल्स दोनों में पाया जाता है, जंतु और पादप दोनों में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला गया है, इस प्रश्न में बोला कि हिमालय पर्वतमाला को किसमें विभाजित किया गया है। हिमालय पर्वतमाला को किसमें विभाजित किया गया है? तो हिमालय पर्वतमाला को किया गया हिमाचल, हिमाद्री और शिवालिक में। हिमाचल, हिमाद्री और शिवालिक में विभाजित किया गया है। पूछेगा कि हिमालय पर्वतमाला को किसमें विभाजित किया गया है, तो हिमाचल में किया गया है, हिमाद्री में किया गया है और शिवालिक में किया गया है। अगर हम बात करते हैं सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, तो पूछ लेगा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है एमपी में। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है, तो एमपी में पड़ता है। अगले प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्न में बोला गया है कि गतिमान एक्सप्रेस झांसी को किससे जोड़ती है। गतिमान एक्सप्रेस झांसी को किससे जोड़ती है, तो जोड़ती है हजरत निजामुद्दीन से जोड़ती है। गतिमान एक्सप्रेस झांसी को किससे जोड़ती है, तो हजरत निजामुद्दीन से जोड़ती है। हजरत निजामुद्दीन से जोड़ती है। अगले प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्न में बोला है कि उस महान व्यक्ति का नाम बताइए जिसने भारत में बीजगणित क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किया था। बोला है कि उस महान व्यक्ति का नाम बताएं जिसने भारत में बीजगणित क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किया था, तो किए तो आर्यभट्ट। कौन के थे, तो बीजगणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किनका रहा था, तो आर्यभट्ट का रहा था। अगर हम आर्यभट्ट का बात करते हैं तो आर्यभट्ट और ब्राह्ममिहिर चंद्रगुप्त द्वितीय
चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहता था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में था ब्राह्मणिर और आर्यभट्ट। ब्राह्मणिर और आर्यभट्ट चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में था। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही कहा जाता है विक्रमादित्य। तो पूछेगा कि विक्रमादित्य किसको कहा जाता है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य कहा जाता है। तो बराहमीर और आर्यभट्ट किसके दरबार में था, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में था। चंद्रगुप्त द्वितीय का और किस नाम से जाने जाते हैं, तो विक्रमादित्य के रूप से जाना जाते हैं। अगर हम चरक का बात करिएगा तो चरक था कुषाण शासक में, कनिष्क के दरबार में थे। कनिष्क के दरबार में कौन था, तो चरक था। और चरक एक चिकित्सक था। चरक क्या था, तो एक चिकित्सक पुरुष से जुड़ा हुआ था, चिकित्सक के रूप में जुड़ा हुआ था। और किससे थे, तो कनिष्क था कुषाण वंश से। कनिष्क किससे जुड़ा हुआ था, तो कुषाण वंश से जुड़ा हुआ था। कुषाण वंश से या कुषाण साम्राज्य से जुड़ा हुआ था कौन, कनिष्क। और कनिष्क के दरबार में कौन था, चरक, जो चिकित्सा के क्षेत्र में था। तो पूछेगा कि चरक किसके दरबार में थे, तो कनिष्क के दरबार में। कनिष्क था जो कुषाण साम्राज्य का एक शासक था। कनिष्क कुषाण साम्राज्य का एक शासक था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बीज गणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान कौन दिए थे, तो आर्यभट्ट ने दिए थे। आर्यभट्ट ने दिए थे। अगले प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्न में बोला है कि परिचकली इनमें से किस प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य है। परिचकली है जो लक्षद्वीप का है। परिचकली इनमें से किस प्रदेश का लोकप्रिय लोक नृत्य है, तो लक्षद्वीप का। अगर लक्षद्वीप का बात करिएगा तो लक्षद्वीप में और आ जाता है, जैसे हो गया परिचकली हो गया। परिचकली के बाद आता है कोलकली। कोलकली भी पूछेगा कि कहाँ का नृत्य है, तो कोलकली भी पड़ता है लक्षद्वीप का। कोलकली लक्षद्वीप का हो गया। फिर पूछेगा कि लावा कहाँ के है, तो लावा भी कहाँ के है, तो लक्षद्वीप का ही है। तो लावा हो गया, फिर कोलकली हो गया और फिर परिचकली हो गया। ये कहाँ का लोक नृत्य है, तो लोक नृत्य लक्षद्वीप का है। अगर हम बात करते हैं तमिलनाडु का, तो तमिलनाडु में फेमस होता है कुम्मी, बोलते हैं कुम्मी। तो कुम्मी नृत्य पूछेगा कि कहाँ के है, तो तमिलनाडु का है। फिर पूछेगा कि कावड़ी अट्टम कहाँ के है, तो कावड़ी अट्टम पूछेगा कि कावड़ी अट्टम कहाँ का है, तो कावड़ी अट्टम भी कहाँ के है, तो तमिलनाडु का है। कावड़ी अट्टम तमिलनाडु का है। फिर कर्नाटक से पूछेगा तो यक्षगान याद रखिएगा। यक्षगान कहाँ से है, तो कर्नाटक से यक्षगान, कर्नाटक से हो गया यक्षगान। और अगर आंध्र प्रदेश से पूछेगा तो बोनालू याद रखिएगा। बोनालू कहाँ से है, तो आंध्र प्रदेश से। तो बोनालू हो गया आंध्र प्रदेश से। कर्नाटक से हो गया यक्षगान। तमिलनाडु से हो गया कुम्मी, कावड़ी और कावड़ी अट्टम। और तमिलनाडु से कुम्मी, कावड़ी अट्टम। और लक्षद्वीप के याद रखिएगा कोलकली, परिचकली और साथ में लावा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि परिचकली कहाँ का नृत्य है, तो ये है लक्षद्वीप का नृत्य है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला गया है, इस प्रश्न में बोला गया है कि बताइए भारतीय संविधान के इनमें से किन अंगों या प्रावधानों को संशोधित नहीं किया जा सकता है। बोला है कि भारत के संविधान के इनमें से किन अंगों या प्रावधानों को संशोधित नहीं किया जा सकता है, तो न्यायिक समीक्षा को संशोधित नहीं किया जा सकता है। न्यायिक समीक्षा को संशोधित नहीं किया जा सकता है। अगर बात करेगा कि न्यायिक समीक्षा लिया कहाँ गया है, तो न्यायिक समीक्षा लिया गया है यूएसए से, अमेरिका से न्यायिक समीक्षा लिया गया है। साथ में मौलिक अधिकार भी कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से ही लिया गया है। प्रस्तावना भी कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से ही भी लिया गया है। फिर पूछेगा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश को त्यागपत्र या महाभियोग लगाने की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, तो ये भी लिया गया है यूएसए से। महाभियोग की प्रक्रिया यूएसए से। अगर हम इसी में बात करते हैं नीति निर्देशक तत्व का, तो नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी का बात करेगा तो ये लिया गया है आयरलैंड से लिया गया। आयरलैंड से डीपीएसपी। इसका आर्टिकल बात करेगा तो आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा 36 से 51। अगर बात ही करिएगा डीपीएसपी की किस भाग में है, तो आपको भाग देखने को मिलेगा 4 में। डीपीएसपी भाग 4 में। डीपीएसपी लिया गया कहाँ से, तो आयरलैंड से। और आयरलैंड कहाँ से लिया था, तो स्पेन से लिया था। ठीक है। और बात करेगा डीपीएसपी का आर्टिकल कहाँ से, अनुच्छेद होता है 36 से 51। तो इसका राइट आंसर होगा न्यायिक समीक्षा में संशोधन नहीं किया जा सकता है। मौलिक अधिकार देख लीजिएगा। मौलिक अधिकार आपको हम बताएं कि ये अमेरिका से लिया गया है। और साथ में इसका आर्टिकल का बात करेगा तो 12 से 35 तक इसका आर्टिकल है। 12 से 35 तक इसका आर्टिकल है मौलिक अधिकार का। प्रस्तावना की बात करेगा तो प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ा गया था। प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ा गया था। एक जोड़ा गया था
धर्मनिरपेक्ष गया था अखंडता, अखंड। तो ये बताइए प्रस्तावना में 3 शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़ा गया था। और ये संशोधन हुआ था 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से तीनों को जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है, अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला पुलित्जर पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय कौन का नाम बताइए। पुलित्जर पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय का नाम बताइए। तो थे गोविंद बिहारी लाल। गोविंद बिहारी लाल पुलित्जर पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय का नाम था। अगर पुलित्जर का बात करिएगा कि पुलित्जर, तब पुलित्जर जो दिया जाता है वो पुलित्जर दिया जाता है पत्रकारिता में दिया जाता है और साथ में साहित्य में दिया जाता है, साहित्य में दिया जाता है। तो पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता और साहित्य में दिया जाता है। अगर बात करेगा कि इसका गठन कब हुआ था, तो गठन हुआ था 1917 में। 1917 में इनका गठन हुआ था। लेकिन पूछेगा कि बताइए कि प्रथम भारतीय को मिला था कब, गोविंद बिहारी लाल को, तो मिला था इनको 1937 में। 1937 में गोविंद बिहारी लाल को पुलित्जर पुरस्कार मिला था। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो पत्रकारिता और साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। कब इसका गठन हुआ था, तो 1917 में हुआ था। भारतीय को कब मिला था, तो गोविंद बिहारी लाल को 1937 में मिला था। 1937 में मिला था। यहीं अगर बात करेगा कि भारत रत्न का, तो भारत रत्न जो है, भारत रत्न का बात करिएगा तो भारत का रत्न जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है और इसका स्थापना हुआ था 1954 में। 1954 में स्थापना हुआ था और किए थे कौन, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किए थे और मिला था प्रथम बार सर्वपल्ली राधाकृष्ण को। तो भारत रत्न हो गया, जो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हो गया। स्थापना 1954 को हुआ था। स्टार्ट कौन किए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किए थे। और पुलित्जर पुरस्कार का पूछेगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि पुलित्जर पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय का नाम कौन है, तो गोविंद बिहारी लाल है। गोविंद बिहारी लाल है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि किस संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को, किस संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के श्रेणी में, मौलिक अधिकार के श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300 के ए के तहत एक समान विधिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया। बोला है कि किस संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के श्रेणी से हटा के अनुच्छेद 300 के ए के तहत एक समान विधिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया है। तो किया गया है 300 में और ये किया गया 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा किया गया है। आइए आपको हम समझाते हैं। जो संपत्ति का अधिकार था, जो पहले मौलिक अधिकार में था, संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार में था। आपको पता है कि संपत्ति का अधिकार दिया गया था 31 आर्टिकल में। अगर आर्टिकल पढ़िएगा कि आर्टिकल 31 में, तो आर्टिकल 31 में जिक्र किया गया है पैतृक संपत्ति की चर्चा है। इसमें पैतृक संपत्ति का चर्चा है। तो पैतृक संपत्ति का चर्चा है आर्टिकल नंबर 31 में। आपको पता है कि मौलिक अधिकार होता है 12 से 35 तक। तो ये बताइए कि 12 से 35 के तो अंदर आ गया 31। लेकिन इसमें क्या समस्या आ रहा था कि जब सरकार को किसी भी मतलब हाईवे या रेलवे लाइन बिछाना रहता था, तो उसमें समस्या खड़ी हो जाती थी कि जो भी ज़मीन मांग करता था वो ज़मीन लोग देता ही नहीं था और वो लड़ लेता था। काहे कि आपको पता है कि मौलिक अधिकार के लिए रक्षक हो गया हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, और सीधे इसके लिए वो हाई कोर्ट पहुंच जाता था और हाई कोर्ट इसके लिए बाध्य था कि इसका डिसीजन मतलब कि सत्य, मतलब कि इसका जो डिग्री था, मतलब मौलिक अधिकार है ऐसा जो मतलब किसी भी इंसान से छीना नहीं जा सकता है। तो संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार में था जो इसको सरकार भी नहीं छीन सकती। अब इससे सरकार को बहुत बाधा आने लगा था। इसी के कारण 31 को 42वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा डाल दिया गया। कहाँ, तो 300 के का में डाल दिया गया या 300 के ए में डाल दिया गया और इसको मौलिक अधिकार से हटा के इसको बना दिया कानूनी अधिकार। कानूनी
कानूनी अधिकार बना दिया, कानूनी अधिकार बना दिया। अब पूछिएगा कि बताइए कि मौलिक अधिकार और कानूनी अधिकार में अंतर क्या है। तो मौलिक अधिकार है जो आपसे कोई भी छीन नहीं सकता है, मौलिक अधिकार आपसे कोई भी छीन नहीं सकता है। लेकिन कानूनी अधिकार बताता है कि सरकार जब चाहे जब छीन सकती है, लेकिन जनता इसे छीन नहीं सकता है। तो अंतर यही है कि मौलिक अधिकार आपसे कोई भी छीन नहीं सकता है, लेकिन कानूनी अधिकार को सरकार छीन सकती है, लेकिन जनता नहीं छीन सकती है। अब यहाँ समस्या आ जाता है दो में। एक आर्टिकल नंबर 31 में समस्या आता है कि 31 में भी संपत्ति का जिक्र किया है, और एक मौलिक अधिकार का जब स्वतंत्रता का अधिकार में पढ़िएगा तो 19 के आई भी पढ़िएगा, छठा पढ़िएगा तो छठा में भी संपत्ति का अधिकार का जिक्र किया है। लेकिन दोनों को उठा के रख दिया है कहाँ, तो 300 के ए में रख दिया और यहाँ कानूनी अधिकार बना दिया है, कानूनी अधिकार बना दिया है। ठीक है, अब समझिएगा 19 के भी में बोलता है, 19 का जो छठा में दिया है वो बोला है अर्जित भूमि, अर्जित भूमि का जिक्र किया है। अर्जित भूमि का मतलब खरीदा हुआ भूमि का बात करता है। लेकिन 31 में बात करता है पैतृक संपत्ति, जो दादा इस सब का जो संपत्ति होता है उसको हम बोलते हैं पैतृक संपत्ति, उसका जिक्र किया है। और ये दोनों को उठा के रख दिया कहाँ, तो 300 के क में रख दिया गया है। तो समझ गए होंगे कि कौन सा संशोधन हुआ था। तो संशोधन हुआ था 44वां संविधान संशोधन 1978, याद रखिएगा। 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से इसको हटा के रख दिया कहाँ, तो 300 के ए में रख दिया गया है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला भारतीय जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं। भारतीय जंगली गधे का बात करेगा ना तो पाया जाता है गुजरात के कच्छ के रण में पर पाया जाता है। कच्छ के रण है जो वहाँ जंगली गधे पाए जाते हैं। तो भारतीय जंगली गधे कहाँ पाया जाता है, तो गुजरात के कच्छ के रण तक पाया जाता है। अगर हम बात करते हैं कि इसमें केरल का, तो कुछ पर्व देख लीजिएगा। केरल में जैसे विशु हो जाता है, विशु पर्व भी मनाया जाता है। विशु के बाद ओनम पर्व मनाया जाता है, ओनम पर्व मनाया जाता है। अट्टू कल्लू मनाया जाता है। और पोंगल, अट्टू कल्लू पोंगल भी मनाया जाता है। अट्टू कल्लू पोंगल भी मनाया जाता है। ये हो गया केरल से कि विशु पर्व, ओनम पर्व, अट्टू कल्लू पोंगल पर्व मनाया जाता है। अगर उड़ीसा की बात करेगा तो उड़ीसा से याद रखिएगा छऊ पर्व कहाँ मनाया जाता है, तो उड़ीसा में मनाया जाता है। धनु यात्रा पर्व कहाँ मनाया जाता है, तो उड़ीसा में। धनु यात्रा पूछेगा तो उड़ीसा में मनाया जाता है। फिर पूछेगा कि बताइए कोणार्क टेम्पल कहाँ पड़ता है, तो उड़ीसा में पड़ता है। अगर हम बात करते हैं राजस्थान से, तो राजस्थान से याद रखिएगा, राजस्थान से होता है पुष्कर मेला कहाँ, तो राजस्थान में। फिर चंद्रभागा पूछेगा कहाँ से, तो चंद्रभागा भी मनाया जाता है यहीं। चंद्रभागा कहाँ से, तो राजस्थान। चंद्रभागा राजस्थान से पुष्कर मेला राजस्थान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जंगली गधे कहाँ पाया जाता है, तो गुजरात के कच्छ के पास पाया जाता है। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है कि विश्व की सबसे गहरी झील कहाँ पाया जाता है, या कौन सा है। विश्व की सबसे गहरी झील पाया जाता है बैकाल झील है। कौन सा, तो बैकाल झील है, और ये पड़ता है रूस में। कहाँ, तो रूस के साइबेरियन में पाए जाते हैं, रूस के साइबेरियन जगह पर पाए जाते हैं। तो पूछेगा कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सा है, तो बैकाल झील है। और कहाँ पाया जाता है, तो रूस में पाया जाता है, रूस के साइबेरियन जगह पर पाया जाता है, साइबेरियन में पाया जाता है, साइबेरियन में पाया जाता है। तो रूस के साइबेरियन में पाया जाता है कौन सा, बैकाल झील। और विश्व का सबसे गहरा झील है, विश्व का सबसे गहरा झील है। अगले प्रश्न में बोला गया है कि इनमें से कौन सा विकल्प है जो दुर्बल तापमंडल की स्थिति को दर्शाता है, तो दर्शाता है स्थल मंडल। कौन सा, तो स्थल मंडल के नीचे को दुर्बल तापमंडल दर्शाता है, तो स्थल मंडल के नीचे को। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला कि इनमें से कौन सी समिति है जो कृषि नीतियों एवं कार्यक्रमों से संबंधित है। तो कृषि नीतियों एवं कार्यक्रमों से संबंधित है भानु प्रताप सिंह समिति है जो कृषि नीतियों एवं कार्यक्रमों से संबंधित है। तो पूछेगा कि इनमें से कौन सी समिति है जो कृषि नीतियों एवं कार्यक्रमों से संबंधित है, तो भानु प्रताप सिंह समिति संबंधित है। अगले प्रश्न देखिएगा,
अगले प्रश्न में बोला गया है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाला सर्वाधिक सघन पदार्थ कौन सा है। तो पृथ्वी पर पाए जाने वाला सर्वाधिक अगर सघन पदार्थ पूछेगा तो सर्वाधिक सघन पदार्थ होता है ओस्मियम। कौन? तो ओस्मियम होता है। लेकिन सर्वाधिक अगर भारी बोलेगा तो सबसे अधिक भारी होता है यूरेनियम। भारी में पूछेगा तो यूरेनियम होता है। और अगर सर्वाधिक सघन में पूछेगा कि सघनता में कौन है तो ओस्मियम है। सबसे सघनता में ओस्मियम है। अगर तांबा की बात करेगा तो तांबा आपको पता है कि तड़ित चालक में उपयोग हम करते हैं। तड़ित चालक में किसका उपयोग करते हैं? तो तांबा का उपयोग करते हैं। तड़ित चालक में तांबा का उपयोग करते हैं। ओस्मियम हो गया जो सर्वाधिक सघन पदार्थ हो गया। सर्वाधिक सघन पदार्थ कौन हो गया? ओस्मियम। और भारी पूछेगा तो भारी मारिएगा यूरेनियम। सबसे ज़्यादा भारी हो गया यूरेनियम। अगले प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्न में बोला गया है कि हिस्टोग्राम का उपयोग क्या ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो हिस्टोग्राम का उपयोग क्या ज्ञात करने के लिए किया जाता है? तो किया जाता है ग्राफ के माध्यम से बहुलक को ज्ञात करने के लिए हम हिस्टोग्राम का उपयोग करते हैं। हिस्टोग्राम का उपयोग क्या ज्ञात करने के लिए किया जाता है? तो ग्राफ के माध्यम से बहुलक को हम ज्ञात करने के लिए करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगले प्रश्न देखिएगा। इसमें बोला गया है कि इनमें से किसने गांधी जी को ब्रिटिश भारत की यात्रा करने और वहां के भूमि और लोगों के बारे में जानने की सलाह दी थी। बोला है कि इनमें से किसने गांधी जी को ब्रिटिश भारत की यात्रा करने और वहां की भूमि और लोगों के बारे में जानने की सलाह दिया था। तो दिए थे गोपाल कृष्ण गोखले ने। और ये साउथ अफ्रीका में ही महात्मा गांधी ने गोपाल कृष्ण गोखले को राजनीतिक गुरु मान चुके थे। जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस लौट रहे थे तो 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे। 9 जनवरी 1915 को जब भारत लौटे तो गोपाल कृष्ण गोखले ने ही सलाह दिया था कि जाइए और वहाँ के ब्रिटिश भारत की यात्रा करिए और वहाँ के भूमि और लोगों के बारे में जानने के बाद ही कोई आंदोलन खड़ी करिएगा। तो 9 जनवरी 1915 को वापस आए थे महात्मा गांधी। इसीलिए 9 जनवरी को ही हम प्रवासी दिवस मनाते हैं। प्रवासी दिवस कब मनाते हैं? तो प्रवासी डे मनाते हैं कब? तो 9 जनवरी को। अगर हम महात्मा गांधी का बात करेगा तो महात्मा गांधी जी के बारे में देखेगा तो इनको जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था। अगर बात करेगा कि ये साउथ अफ्रीका में फिनिक्स फॉर्म की भी स्थापना किए थे। फिनिक्स फॉर्म की भी स्थापना किए थे। फिर पूछेगा कि साउथ अफ्रीका में नेटाल इंडियन कांग्रेस के भी स्थापना किए थे। नेटाल इंडियन कांग्रेस के भी स्थापना किए थे। कौन? तो महात्मा गांधी। नेटाल इंडियन कांग्रेस के भी स्थापना किए थे महात्मा गांधी। अगर महात्मा गांधी का अगर बात करिएगा तो महात्मा गांधी दादा अब्दुल्ला के केस लड़ने के लिए वो 1893 में साउथ अफ्रीका गए थे। 1893 में साउथ अफ्रीका गए थे। अगर हम बात करते हैं यहाँ तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले को राजनीतिक गुरु मान चुके थे। अगर बिपिन चंद्र पाल का देखेगा तो बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक हैं जो गरम दल से जुड़े हुए थे। और बाल गंगाधर तिलक गणपति महोत्सव भी चलाए थे। शिवाजी महोत्सव भी चलाए थे। शिवाजी महोत्सव। और बाल गंगाधर तिलक ने ही एक नारा दिए थे, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूंगा। किसने बोला था? तो बाल गंगाधर तिलक ने बोले थे कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। लेकिन पूछेगा कि स्वराज शब्द पहली बार प्रयोग किसने किया था? तो स्वराज शब्द पहली बार प्रयोग किए थे दादा भाई नौरोजी ने। 1906 के कांग्रेस अधिवेशन कोलकाता में चल रहा था। स्वराज शब्द का प्रयोग प्रथम बार कौन किए थे? तो किए थे दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने 1906 में उपयोग किए थे जब कोलकाता में अधिवेशन चल रहा था। कांग्रेस का अधिवेशन 1906 में कलकत्ता में चल रहा था। लेकिन स्वराज का गढ़ा कौन था? यहाँ से प्रश्न ये भी बन सकता है कि स्वराज को गढ़ा कौन? स्वराज को गढ़ा कौन? तो गढ़ा था दयानंद सरस्वती ने गढ़ा था। स्वराज शब्द का प्रयोग किया था दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस अधिवेशन 1906 के कोलकाता में। अगर बोलेगा कि बताइए कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, ये कौन बोला था? बाल गंगाधर तिलक जी ने बोला था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, गोपाल कृष्ण गोखले ने ही सलाह दिए थे। किनको? तो महात्मा गांधी को। अगले प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्न में बोला गया है कि इनमें से कौन दूसरी लोकसभा के अध्यक्ष थे?
इनमें से कौन दूसरी लोकसभा के अध्यक्ष थे? तो वो थे एम अनंत शयानम अयंगार। एम अनंत शयानम अयंगार थे जो लोकसभा के दूसरे अध्यक्ष थे। अगर हम बात करते हैं लोकसभा का, तो आपको पता है कि संसद के 3 अंग हैं। संसद के 3 अंग हैं। अगर हम बात करते हैं तो एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा और एक है प्रेसिडेंट है। तो संसद के 3 सदन हो गए, अति 3 अंग हो गए, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। लेकिन संसद का अगर सदन पूछेंगे कि बताइए कितने सदन है, तो सदन में अगर पूछ लेंगे तो सदन होता है 2, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। तो सदन पूछेगा तो 2 होता है, और अंग पूछेगा तो लोकसभा और राज्यसभा और प्रेसिडेंट होता है जो अंग होता है। अगर हम बात करते हैं इसमें संसद का, तो संसद का अगर आर्टिकल देखिएगा तो आर्टिकल दिया हुआ 79। अगर लोकसभा का आर्टिकल पूछेगा तो पूछेगा 80 होता है, तो लोकसभा का 81 होता है। अगर राज्यसभा का पूछेगा तो राज्यसभा के 80 होता है। राज्यसभा का आर्टिकल 80, लोकसभा का 81 और संसद का 79। तो आपसे पूछा है लोकसभा के बारे में, तो लोकसभा के बारे में हम देखेंगे तो लोकसभा को हम बोलते हैं अस्थायी सदन बोलते हैं। अस्थायी सदन बोलते हैं किसको? तो लोकसभा को बोलते हैं। अगर हम बात करते हैं कि लोकसभा के कार्यकाल कितना होता है, तो 5 साल होता है, लेकिन 5 साल से पहले भी भंग हो सकता है। अगर लोकसभा की बात करेंगे कि मिनिमम एज कितना होना चाहिए, तो 25 साल होना चाहिए। मिनिमम एज कितना होना चाहिए, तो 25 साल होना चाहिए। अगर बात करते हैं लोकसभा के बारे में, तो इसमें प्रत्यक्ष चुनाव होता है। प्रत्यक्ष चुनाव होता है, इसमें प्रत्यक्ष चुनाव होता है। तो इसमें प्रत्यक्ष चुनाव हो गया। एज हम बता दिए 25 साल होता है, और इसी को हम बोलते हैं युवाओं का सदन। युवाओं का सदन, युवाओं का सदन किसको बोलते हैं? तो लोकसभा को युवाओं का सदन बोलते हैं। और पहली बैठक जो हुआ था वो हुआ था 13 मई 1952 को। 13 मई 1952 को पहली बैठक हुआ था। तो लोकसभा के आर्टिकल हम बताए थे कि 81 होता है लोकसभा का। अस्थायी सदन है, 5 साल होता है कार्यकाल। एज पूछेगा तो 25 साल हो गया। ये प्रत्यक्ष होता है, डायरेक्ट चुनाव होता है। युवा को सदन भी बोला जाता है। और 13 मई 1952 को इसका बैठक हुआ था। और लोकसभा से ही प्रधानमंत्री चुनाते हैं। लोकसभा के से ही प्रधानमंत्री चुनाते हैं। अगर कुछ राष्ट्रपति के यहाँ देख लेंगे राज्यसभा के बारे में, तो राज्यसभा आपको हम बता देते हैं कि राज्यसभा एक अस्थाई सदन है। अस्थाई सदन हो गया। अगर हम बात करते थे इसका अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। अगर बात करेंगे कि इसका कार्यकाल, देखिए राज्यसभा के कार्यकाल में राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है 6 साल। कितना? तो 6 साल राज्यसभा के सदस्य का। इसका आर्टिकल बात करेगा तो इसका आर्टिकल हो गया 80। इसमें एज का बात करेगा तो एज जो स्टार्ट होता है वो होता है 35 साल से। कितना? तो 35 साल से स्टार्ट होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जो होगा एम अनंत शयानम अयंगार। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला कि विश्व प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर का आधारशिला किसने रखा था? विश्व प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर का आधारशिला किसने रखा था? तो रखा था हजरत मियाँ मीर जी ने। हजरत मियाँ मीर जी ने गोल्डन टेम्पल की आधारशिला रखा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला गया, इस प्रश्न में बोला है कि प्रथम सामान्य परियोजनार्थ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनिया का था। इनिया का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इनिया का होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड कंप्यूटर होता है। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड कंप्यूटर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बोला है कि प्रथम, सिंपल है कि इनिया का फुल फॉर्म क्या है? तो इनिया का होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्न में बोला गया है, बोला कि बताइए कि अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो प्रसिद्ध है अफीम की खेती के लिए। अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध कौन सा है? तो अफगानिस्तान का हेलमंद। कौन? तो हेलमंद प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न देखिएगा। इसमें बोला है कि सुभाष चंद्र बोस 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी के किस उम्मीदवार को हराकर पुनः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? तो आपको हम बता देते हैं कि 1939 में
1939 में एक अधिवेशन हुआ था, जिसे यहाँ जो त्रिपुरी अधिवेशन का चुनाव हुआ था, तो त्रिपुरी अधिवेशन से जीत गए थे कौन? तो जीत गए थे सुभाष चंद्र बोस जी ने जीत गए थे। तो जीते थे कौन? तो सुभाष चंद्र बोस ने जीते थे। और किनको हरा के जीते थे? तो पटाभी सीतारामैया को हराए थे। और पटाभी सीतारामैया किसके तरफ से खड़ी थे? तो महात्मा गांधी जी के तरफ से खड़ी थे। लेकिन इसी के बीच कुछ दिन के बाद इनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर हुआ या उसमें बहुत विवाद खड़ी हुआ, इसलिए यहाँ से इस्तीफा दे दिए थे। किससे? तो त्रिपुरी अधिवेशन से सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिए। और 1939 में ही ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दिए। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए कौन? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की। कब? जब त्रिपुरी अधिवेशन की जो वहाँ से अध्यक्षता से ही त्याग पत्र दिए थे। जब त्रिपुरी अधिवेशन के से त्याग पत्र दिए तो वहाँ कौन बैठे? तो जगह लिए कौन? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जगह लिए थे। अध्यक्षता फिर संभाले कौन? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी अध्यक्षता संभाले। तो पूछेगा कि सुभाष चंद्र बोस 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी के किस उम्मीदवार को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? तो चुने गए थे पटाभी सीतारामैया को हरा के चुने गए थे। पटाभी सीतारामैया को हरा के सुभाष चंद्र बोस जी चुने गए। और कुछ दिन के बाद सुभाष चंद्र बोस जी इस्तीफा दे दिए। और इस्तीफा देकर 1939 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए। फॉरवर्ड ब्लॉक के स्थापना किए और जो पद खाली हुआ वहाँ भरपाई कौन किए थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पद को संभाले थे त्रिपुरी अधिवेशन को। अगर हम बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस का, तो सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में भी अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। 1938 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे और ये हुआ था हरिपुरा में अध्यक्षता किए थे। फिर 1939 में भी त्रिपुरी वाला भी जीत गए, त्रिपुरी वाला, लेकिन यहाँ तो त्याग दे दिए। और त्याग देने के बाद 1939 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दिए। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दिए। और इस जगह की अध्यक्षता कौन किए थे? तो किए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पटाभी सीतारामैया को हराए थे। अगले प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्न में बोला गया है कि रोम से बनी होती है। रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। ये होता है जो वोल्टाइल होता है। इसका अगर हम बात करते हैं तो ये हो गया नन वोल्टाइल, इसको बोलते हैं नन वोल्टाइल मेमोरी बोलते हैं। और एक होता है रैम, इसको बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं। तो रोम हो गया रीड ओनली मेमोरी और रैम हो गया तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो आपसे प्रश्न में पूछा गया है कि रोम किसका बना होता है? तो वो बना होता है एकीकृत परिपथों से बना होता है। रोम किससे बना होता है? तो एकीकृत परिपथों से बना होता है। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन 84 तक ही था इस शिफ्ट में, और इसके आगे रीजनिंग है, मैथ दिया हुआ है। अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट सेशन भी इसी तरीक़ा से कंटिन्यू आते रहेगा। अगर आपको ये सेशन फ़ायदेमंद या पसंद आ रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में ज़रूर राय दें और साथ में अपने दोस्त के पास शेयर भी करें। तो चलिए, इस सेशन को देखने के लिए आप लोग का धन्यवाद।